इतिहास में एक ऐसा तानाशाह हुआ जिसने अपने बेटे को दुश्मन के हाथों मरने दे दिया, अपनी पत्नी को सुसाइड करने पर मजबूर किया, 2 करोड़ लोगों की हत्या का जिम्मेदार था। लेकिन फिर भी इस आदमी को नोबेल प्राइज देने की डिमांड हुई। कैसे? आज आप जानेंगे उस स्टील के आदमी की कहानी जिसने हिटलर को हराया लेकिन खुद हिटलर से भी बड़ा तानाशाह बन गया। यह कहानी है जोसेफ स्टालिन की। दुनिया में कुछ ऐसे तानाशाह आए जिनके जुल्म की कोई इंतहा नहीं थी। उन्हीं में से एक नाम था रूस के तानाशाह जोसेफ स्टालिन का। इन्होंने रूस को इतना ताकतवर बनाया कि रूस ने हिटलर की जर्मन सेना को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हरा दिया। लेकिन स्टालिन की नीतियों और उनके फरमानों ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। स्टालिन की लाइफ एक मामूली से परिवार से शुरू हुई थी। तो ऐसा क्या हुआ था कि एक मामूली सा बच्चा बन गया दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह। आज मैं आपको इन्हीं स्टालिन की कहानी सुनाऊंगा जिन्हें इतिहास में अक्सर स्टील का आदमी कहा जाता था। आखिर क्यों लाखों लोगों के हत्यारे स्टालिन को कुछ लोग नोबेल प्राइज से नवाजना चाहते थे? ये सब बातें आपको पता चलेंगी इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। कहानी की शुरुआत होती है जॉर्जिया के गोरी से, जहां 18 दिसंबर 1879 को एक लड़का पैदा होता है। नाम रखा जाता है जोसेफ विसारियोनोविच जुगाशविली, जिसे आप आज स्टालिन के नाम से जानते हैं। जोसेफ जब पैदा हुए तब रूस में जार का शासन चलता था और जॉर्जिया इसी रूसी जार के अंडर आता था। इस तरह जोसेफ एक ऐसी जगह रह रहे थे जहां रूसी भाषा और रूसी संस्कृति का दबदबा था। कहते हैं कि बचपन में ही नींव पड़ जाती है किसी बच्चे के स्वभाव की कि वो फ्यूचर में कैसा होगा। ये लाइन कहीं ना कहीं जोसेफ के ऊपर फिट भी बैठती है। स्टालिन के पिता मोची थे, यानी जूते सिलने का काम करते थे। वो ज़्यादातर शराब के नशे में रहते थे और अपनी फैमिली यानी कि अपनी वाइफ और बच्चों को पीटते रहते थे। उनकी माँ कपड़े धोने के काम करती थी। उन्हें अपने बेटे की चिंता होती थी। वो नहीं चाहती थी कि स्टालिन अपने पिता की तरह बन जाए। वो अपने बेटे के लिए अच्छा फ्यूचर चाहती थी। वहीं स्टालिन बचपन में बहुत कमज़ोर थे और दूसरे बच्चों द्वारा स्कूल में बहुत बुली किए गए। 7 साल के वो थे तब उनको चेचक हो गई, जिससे कि उनके चेहरे पर कई जगहों पर दाग के निशान बन गए। तो जब इस तरह के माहौल में स्टालिन ने अपना बचपन बिताया तो बचपने की मासूमियत बहुत पहले ही मर गई थी और स्टालिन अंदर ही अंदर एक कट्टर आदमी के तौर पर बड़े होने लगे। लेकिन दोस्तों, ये बस शुरुआत थी। आगे आप देखेंगे कि कैसे यह बच्चा बन गया एक ऐसा मॉन्स्टर जिसने अपने ही लोगों को मरवा दिया बिना कुछ सोचे समझे। जॉर्जियाई नेशनलिज्म और रूस विरोधी विचारों ने बड़े होते स्टालिन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। स्टालिन को अपनी जॉर्जियाई पहचान पर गर्व था और रूसी साम्राज्य की सत्ता के प्रति उनके अंदर एक विद्रोह की भावना थी। वो जॉर्जिया की लोक कथाओं और रूस के अगेंस्ट वाले विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए। इस विद्रोह का असर उन पर इतना ज़्यादा हुआ कि 1895 में जब स्टालिन की मां ने उन्हें पादरी बनने की पढ़ाई करने के लिए जॉर्जिया की राजधानी टिफलिस भेजा, तो वहाँ वो कार्ल मार्क्स की किताबें पढ़ा करते थे और कार्ल मार्क्स बिल्कुल ही धर्म के खिलाफ थे। टिफलिस में जिस सेमिनरी में वो रहते थे वहाँ स्टालिन ने सोशलिस्ट विचार रखने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन किया। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था मेसामे दासी। ये संगठन रूस के अंदर बादशाह के खिलाफ लोगों को एकजुट करता था। ये संगठन रूस के जार के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का काम करता था और इसमें आगे चलकर वो बोल्शेविक गुट के समर्थक भी बन गए। कहने का मतलब ये है कि उनकी माँ चाहती थी कि स्टालिन एक आदर्श धार्मिक व्यक्ति बने, लेकिन स्टालिन बन गए एक पक्के मार्क्सिस्ट। फिर धीरे धीरे दुनिया 20वीं सदी में चली गई और उसके साथ ही रूस और स्टालिन की लाइफ में आता है एक नया चैप्टर। स्टालिन ने तिफलिस के मौसम विभाग में काम करना शुरू कर दिया था। इस दौरान ये हमेशा ही रूसी साम्राज्य के खिलाफ बगावती तेवर लिए हुए थे। स्टालिन अक्सर हड़ताल और विरोध प्रदर्शन आयोजित करते थे। इसी टाइम पर उन्होंने जॉर्जियाई लोक कथाओं के एक हीरो के नाम पर अपना पेन नेम रखा। ये नाम था कोबा। कोबा का कैरेक्टर उन्हें एक ऐसे हीरो की इमेज देता था जो एक रोमांटिक डाकू था। उधर जैसे जैसे इनकी साम्राज्य के खिलाफ एक्टिविटीज़ बढ़ी तो ऐसा तो है नहीं कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। जार की पुलिस स्टालिन को गिरफ्तार करने के मौके देख रही थी। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए मजबूरन उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा। इसी दौरान स्टालिन बोल्शेविक पार्टी में शामिल हो गए। इस पार्टी के लीडर थे व्लादिमीर लेनिन।
वही लेनिन जो आगे चलकर रूस के इतिहास का सबसे बड़ा तख्ता पलट करने वाले थे। लेनिन से स्टालिन की मुलाकात फिनलैंड में हुई थी। लेनिन स्टालिन से काफी हद तक इम्प्रेस थे और उन्हें बहुत टैलेंटेड मानते थे। लेकिन अब दोस्तों असली खेल शुरू होने वाला था, वो घटना जो स्टालिन को एब्सोल्यूट पावर देने वाली थी। ये घटना थी लेनिन की मिस्टीरियस डेथ। 1906 में स्टालिन ने पहली शादी की केटेवान स्वानिजे से और उससे उनको एक बेटा भी हुआ जिसका नाम याकोव रखा गया। लेकिन 1907 के आखिर में स्टालिन की जो फेवरेट पत्नी थी केटेवाइन, उनकी टाइफाइड से मृत्यु हो गई। इस बात से स्टालिन को जबरदस्त झटका लगा। कहा जाता है कि उनके अंतिम संस्कार में स्टालिन ने कहा था कि उनकी वाइफ की डेथ के साथ उनके दिल में बची आखिरी कोमलता भी मर गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह घात उनके भविष्य के कोल्ड हार्टेड पर्सनैलिटी की असल शुरुआत थी। यहीं से फिर उन्होंने अपना नाम रखा जोसेफ स्टालिन। स्टालिन का रशियन में मतलब ही होता है स्टील का आदमी। ये नामकरण एक सिंबॉलिक घोषणा थी कि उन्होंने अपनी भावनात्मक कमजोरियों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। जोसेफ स्टालिन ने फिर अपने बेटे को उसके नाना नानी के पास छोड़ा। इसके बाद नए नाम के साथ इन्होंने खुद को पूरी तरह से रशियन रेवोल्यूशन के हवाले कर दिया। साल 1917 में लेनिन की अगुवाई में रूस में कम्युनिस्ट क्रांति कामयाब हो गई। जब स्टालिन ने लेनिन को जार की सेना को छुड़ाकर फिनलैंड भागने की मदद की तो स्टालिन को पार्टी में बड़ा ओहदा दिया गया। जार की हुकूमत खत्म होने के बाद रूस में गृहयुद्ध छिड़ गया। इस सिविल वॉर के दौरान स्टालिन ने पार्टी के भगोड़ों और बागियों को सरेआम सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। जब लेनिन सत्ता में आए तो उन्होंने स्टालिन को कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बना दिया। हालांकि लेनिन लंबे टाइम तक रूस की सत्ता को संभाल नहीं पाए। 21 जनवरी 1924 को लेनिन की मौत हो गई। लेनिन के बाद रूस में कम्युनिस्ट सरकार में मतभेद शुरू हो गए। स्टालिन ने खुद को उनके वारिस के तौर पर पेश किया। वहीं पार्टी के बहुत से नेता ये समझते थे कि लेनिन के बाद एक दूसरे नेता लियोन ट्रोट्स्की ही उनके अगले वारिस होंगे। ट्रोट्स्की दोस्तों असल में करिश्माई वक्ता हुआ करते थे और जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसके मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे। इतिहासकार मानते हैं कि लेनिन स्टालिन की बढ़ती ताकत और उनके बढ़ती क्रूरता से चिंतित थे। उन्होंने मरने से पहले अपनी वसीयत में पार्टी के सदस्यों को स्टालिन को महासचिव पद से हटाने की सलाह दी थी। लेकिन इस डॉक्यूमेंट को स्टालिन के वफादारों ने पार्टी के सामने आने से ही रोक दिया। यानी कि लेनिन जो चाहते थे वो नहीं हो पाया। स्टालिन का पलड़ा इस दौरान भारी रहा और ट्रोट्स्की को अपनी जान बचाने के लिए 1929 में देश छोड़कर भागना पड़ा। अब एक तानाशाह का सबसे बड़ा डर होता है कि कोई उसकी सत्ता ना हथिया ले। इस डर के आधार पर वो बहुत सारे काम ऐसे करता है जो उसे नहीं करने चाहिए। और इसी डर का एक परिणाम था कि स्टालिन के आदेश पर एक रूसी एजेंट ने मेक्सिको में ट्रोट्स्की की हत्या कर दी। हालांकि कई लोग इस बात को नहीं मानते और कहते हैं कि स्टालिन को बदनाम करने के लिए ये आरोप उन पर लगता है। लेकिन इन सबसे अलग बात एक ये थी कि 1920 के दशक के आखिर आते आते स्टालिन सोवियत संघ के तानाशाह बन चुके थे। अब तक तो दोस्तों फिर भी ठीक था, लेकिन सत्ता संभालने के बाद स्टालिन ने वो किया जो हिस्ट्री में शायद ही किसी ने किया हो। इन्होंने अपने ही सपोर्टर्स को मरवाने का काम किया। 1920 के दशक में ही स्टालिन ने 5 ईयर प्लान के जरिए देश की तरक्की के लिए काम करना शुरू कर दिया। वो सोवियत संघ को आधुनिक देश बनाने में जुट गए। स्टालिन को लगता था कि अगर सोवियत संघ में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ तो कम्युनिस्ट क्रांति नाकाम हो जाएगी। दुनिया का पहला कम्युनिस्ट देश यानी सोवियत संघ बर्बाद हो जाएगा और पड़ोस के यूरोपियन पूंजीवादी देश उस पर कब्जा कर लेंगे। यही वजह है कि स्टालिन के राज में सोवियत संघ में कोयले, तेल और स्टील का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया। देश ने तेजी से आर्थिक तरक्की की। इसकी वजह यह थी कि स्टालिन ने अपनी प्लान्स को बहुत ही सख्ती से लागू किया। इस दौरान उनकी सख्ती जल्दी ही एक टॉर्चर भी बन गई। कारखानों को बड़े बड़े टारगेट दिए जाने लगे। जो लोग टारगेट हासिल करने में नाकाम रहते थे उन्हें देश का दुश्मन कहकर जेल में डाल दिया जाता था। इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर ओवर टारगेट की वजह से परेशान था तो इसी तरह का हाल कुछ था एग्रीकल्चर के सेक्टर में। जब स्टालिन सत्ता में आए तो रूस में जो जमीन थी वो ज्यादातर छोटे छोटे टुकड़ों के मालिकाना हक में बटी हुई थी। अक्सर अकाल पड़ा करते थे, खेतों में अनाज बहुत कम होता था। स्टालिन ने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का काम शुरू किया। उन्होंने देश की जमीन का नेशनलाइजेशन कर दिया। अब अगर आप सोच रहे हैं नेशनलाइजेशन जैसे कि हमारे यहाँ देश में बैंकों का नेशनलाइजेशन होता था जिसमें बैंक सरकारी हो जाते थे, तो ये लगभग वही कॉन्सेप्ट है। बहुत से किसानों ने इस बात का विरोध किया
किसानों ने अपने जानवर मारकर और अनाज को छुपाकर इसका विरोध किया और इसकी वजह से करीब 50 लाख लोग भूखमरी से मारे गए। किसानों के इस आंदोलन से स्टालिन बहुत नाराज हुए। इन्होंने जमाखोरी करने वाले और उनकी पॉलिसीज का विरोध करने वाले जितने भी किसान थे उनको मरवाना शुरू कर दिया। कई लाख लोग इस दौरान मारे गए। 30 के दशक का आखिर आते आते सोवियत संघ में जमीन का पूरी तरह से नेशनलाइजेशन हो गया और इससे अनाज का प्रोडक्शन भी कई गुना बढ़ गया। हालांकि ये प्रोडक्शन उन किसानों की लाशों पर हुआ था जिनकी जमीन स्टालिन ने छीन ली थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि स्टालिन खुद को एक नरम दिल और देशभक्त नेता के तौर पर प्रचारित करते थे, पर जो भी उनका विरोध करता था उसे स्टालिन अक्सर मरवा देते थे या सलाखों के पीछे डलवा देते थे, फिर चाहे वो सेना के लोग हों या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हों। उनके टाइम पर ग्रेट टेरर या ग्रेट पर्ज का टाइम आया जो 1936 से 1938 तक चला। ये 2 सालों के आतंक का वो चरम था जब स्टालिन ने पुराने बोल्शेविकों, बुद्धिजीवियों, सेना के अधिकारियों और हर पॉसिबल विरोधी को सिस्टमैटिक ढंग से खत्म कर दिया। स्टालिन पर आरोप लगता है कि इन्होंने पार्टी की सेंट्रल कमेटी के 139 में से 93 लोगों को मरवा दिया। इसके अलावा इन्होंने देश के 103 जनरल और एडमिरल में से 81 को मरवा दिया। ये उन लोगों को हटाने जैसा था जिन्होंने क्रांति में साथ दिया था, लेकिन अब यही लोग स्टालिन को चैलेंज कर सकते थे। ये शुद्धिकरण यानी पर्ज जो कॉन्सेप्ट है ये सोवियत सेना को कमजोर कर गया, जिसका खामियाजा उसे दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में भुगतना पड़ा। स्टालिन की एनकेवीडी नाम की एक खुफिया एजेंसी होती थी या खुफिया पुलिस होती थी जो बहुत ही सख्ती से उन नीतियों को लागू करती थी। जो भी लोग रूस में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का विरोध करते थे उन्हें साइबेरिया के गुलाग इलाके में मरने के लिए जबरदस्ती छोड़ दिया जाता था। और ये नंबर छोटा मोटा नहीं था, बल्कि ग्रेट पर्ज के टाइम पर लगभग 30 लाख ऐसे लोग थे जो मारे गए। इसके अलावा करीब 7.5 लाख लोगों को अलग से मरवा दिया गया। इतिहासकारों का मानना है कि स्टालिन के शासनकाल में कम्युनिस्ट खेती, अकाल और आतंक के कारण लगभग 2 करोड़ तक लोगों की मौत हुई होगी। अब अगर आपको लगता है कि स्टालिन सिर्फ आम लोगों के खिलाफ सख्त थे, तो ऐसा नहीं है। इस तानाशाह ने अपने खुद के परिवार को भी नहीं बख्शा और अब वो मोमेंट आने वाला था जब स्टालिन को चूज करना था अपने बेटे की जान या फिर अपनी ईगो पर। उन्होंने जो चूज किया वो आपको शॉक कर देगा। 1919 में स्टालिन ने नदेज़्दा एल्लीलुएवा से शादी की। इस शादी से स्टालिन को एक बेटा स्वेतलाना और बेटी वेस्ली हुई, लेकिन स्टालिन अपनी दूसरी पत्नी से बहुत बदसलूकी करते थे। उनकी दूसरी पत्नी ने इसी वजह से 1932 में खुदकुशी कर ली। हालांकि ऑफिशियल रीजन बताए गए कि उनकी मौत बीमारी की वजह से हुई। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान स्टालिन की पहली शादी से हुए बेटे याकोव को जर्मन सेना ने अरेस्ट कर लिया। जब जर्मनी ने बंदियों की अदला बदली में याकोव को रूस को सौंपने का प्रस्ताव किया तो स्टालिन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं एक फील्ड मार्शल के लिए एक लेफ्टिनेंट की अदला बदली नहीं करता। और इस तरह जर्मनी के वॉर कैंप में ही स्टालिन के बेटे याकोव की मौत हो गई साल 1943 में। फिर 22 जून 1941 को जब हिटलर की सेना ने ऑपरेशन बारबरोसा के तहत सोवियत संघ पर हमला किया तो शुरुआत में सोवियत की सेना को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। स्टालिन ने इस क्राइसिस को राष्ट्रीय गौरव और रशिया के अस्तित्व की लड़ाई में बदल दिया। इस लड़ाई के चलते स्टालिन ने जल्दी ही जंग का रुख मोड़ दिया। स्टालिनग्राड की लड़ाई में सोवियत की जीत को अक्सर युद्ध का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इसके चलते उस दौर में स्टालिन को नोबेल प्राइज देने की डिमांड भी की गई थी, लेकिन इसी जीत में लाखों सैनिकों की जान भी गई, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। स्टालिन का आदेश था एक भी कदम पीछे नहीं। इस ऑर्डर के चलते 10 लाख से ज्यादा सैनिकों की जान की कोई वैल्यू तक नहीं समझी गई। युद्ध के खत्म होते होते सोवियत संघ ने 2 करोड़ से ज्यादा सिविलियन और आर्मी का नुकसान झेला। यानी स्टालिन हीरो तो बने, लेकिन इस हीरोइज्म के पीछे एक बहुत बड़ा गैर जिम्मेदाराना कातिल एक्ट भी छिपा है। खैर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत दिनों तक स्टालिन जिंदा नहीं रह पाए। अपने आखिरी दिनों में स्टालिन बहुत शक्की हो गए। वो पार्टी में कई लोगों को अपना दुश्मन मानने लगे और ऐसे हर शख्स को वो मरवा दिया करते थे। 5 मार्च 1953 को हार्ट अटैक के चलते स्टालिन की डेथ हो गई। सोवियत संघ में बहुत से लोगों ने उनकी मौत पर मातम मनाया, लेकिन इसी सोवियत संघ में लाखों लोग ऐसे भी थे जिन्होंने स्टालिन की मौत का जश्न भी मनाया। स्टालिन के बाद सोवियत संघ के नेता बने निकिता क्रुश्चेव। उन्होंने स्टालिन की नीतियों से किनारा कर लिया। अब जोसेफ स्टालिन को आप 2 नज़रों से देख सकते हैं। पहले वो स्टालिन जिसने रशिया को इतना ताकतवर बनाया कि उसने हिटलर को भी हरा दिया।
जिसने रूस को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शुमार कर दिया, जिसने रूस को डेवलप किया, उसको सुपर पावर बनाया। दूसरा वो स्टालिन जिसने सत्ता के लिए अपने परिवार तक को नहीं बख्शा, जिसने हिटलर को हराने का नाम करने के लिए 10 लाख से ज़्यादा सैनिकों की जान की वैल्यू नहीं समझी। अब आपकी नज़र में वो हीरो थे या विलेन, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताएं। अगला वीडियो आप किस चीज़ पर चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका टॉपिक अच्छा हुआ तो हम ज़रूर उसको लेकर आएंगे, उस पर एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हिस्ट्री से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।